मुझे मुझे तो बहुत निराशा है इस समय कि हम क्या करें? मतलब लोहिया का जो सिद्धांत था, निराशा के भी अपने कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों को निभाने के लिए मैं समझता हूँ कि हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं तो इससे तो अंदर का क्रोध निकल जाता है, पटाखा फूटता है तो उसके साथ हमारा क्रोध और हिंसा निकल जाती है अंदर से। मतलब अब इसको क्या कहें? इस तरह के कुतर्कों से कैसे निपटें, ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। और स्वीकार नहीं करेंगे, अहिंसक तरीके से अगर हम अपनी बात रखना चाहेंगे उसको भी आप नहीं सुनेंगे। अगर हम जो इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा देंगे तो हम अर्बन नक्सल हो जाएंगे, उनकी भी बात आप नहीं सुनेंगे। तो फिर आखिर ये कुल जोड़ा करके इसका समाधान कैसे होगा, ये प्रदूषण हमारा दूर कैसे होगा? और वो हमें लगता है कि और व्यापक पैमाने पर हमें फैलानी होगी। नेता जो कर रहे हैं, जो हमारे अधिकारी कर रहे हैं, चूंकि ये लोकतंत्र है, लोगों के पीछे दौड़ती है सरकार, हमारे नेता, तो हर नागरिक को, उसमें नेता भी शामिल हैं, पत्रकार भी शामिल हैं, वकील भी शामिल हैं, डॉक्टर भी शामिल हैं, हर जनता को ये समझना पड़ेगा, हर नागरिक को, कि जिस पटाखे के चलते हर साल अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आग में स्वाहा हो जाती है, जिस पटाखे के चलते हर साल दीपावली से 3 दिन पहले और दीपावली के 3 दिन बाद तक पटाखे जलने से अस्थमा के मरीज छटपटाते हैं और तड़पड़ाते हैं, जिस पटाखे के चलते सारे के सारे आईसीयू और बर्न वार्ड फुल हो जाते हैं, डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम पड़ जाती हैं, वो पटाखा हिंदू धर्म क्या किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। हमारे ऋषि मुनि इतने खराब नहीं थे, इतने अज्ञानी नहीं थे कि वो पटाखे की वकालत करते। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों ने इसमें मनोरंजन का तड़का लगाने के लिए पटाखे को जोड़ा, और जो लोग ये कहते हैं कि साहब क्रिसमस न्यू ईयर पे भी पटाखा बजता है और उस पे तो कुछ नहीं करता सत्या फाउंडेशन या बाकी सामाजिक संगठन, तो हम ये ऑन रिकॉर्ड बताना चाहेंगे कि पिछले कई वर्षों से बनारस के बिशप हाउस द्वारा हम लोग ये अपील कराते हैं कि क्रिसमस और नए साल पे पटाखा बिल्कुल न जलाया जाए। स्पेशली बिकॉज हम पटाखे के खिलाफ इसलिए भी हैं कि आइडियली हमने भूगोल के विद्यार्थी के रूप में, विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ये पढ़ा है कि हरियाली का प्रतिशत अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम 33% होना चाहिए, लेकिन बनारस जैसे शहर की हरियाली आज 1% से भी कम है, और नए बनारस में भी वीडीए में 10 गुना ज्यादा कर्मचारी चाहिए विकास प्राधिकरण में। तो इतने कम कर्मचारी, इतने कम अधिकारी कि नए बनारस में भी नियमों की जमकर अवहेलना हो रही है, हरियाली का ध्यान नहीं रखा जा रहा है नए मकान बनाने में, नया कंस्ट्रक्शन करने में, और कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। तो जब पेड़ पौधे ज्यादा थे तो उस समय तो हमारा ये पाप, हमारे देवता, हमारा भगवान जो पेड़ पौधे हैं, वो सारा शोर और सारा वायु प्रदूषण एब्जॉर्ब कर लेते थे, सोख लेते थे। लेकिन आज की तारीख में जब हरियाली का प्रतिशत इतना कम हो गया तो वही पटाखा, वही शोर हमें ज्यादा हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है, पूरी मानवता के लिए खतरा है। और गौ माता, जो सनातन धर्म की प्रतीक है गौ माता, हिंदुस्तान अखबार में बनारस के 15 अक्टूबर, इसी 15 अक्टूबर को एक खबर छपी कि तेज शोर के कारण गायें बीमार पड़ जा रही हैं, गायों का दूध देना या तो बंद कर दे रही हैं या दूध देना कम हो जा रहा है। और ये कंफर्म किया यूपी गवर्नमेंट के पशु चिकित्सा अधिकारी ने, वेटरनरी ऑफिसर ने, कि दिस इज वेरी नेचुरल थिंग। तो क्या इंटेलिजेंस हमारा इतना कमजोर है? हमारी एलआईयू, हमारी पुलिस की हिंदुस्तान अखबार में छपी रिपोर्ट के बाद अगर ये सरकार होती दूसरों की, तो सारे बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग धरना, प्रदर्शन, अनशन, रेल चक्का जाम कर देते कि पटाखे और डीजे के चलते मानवता की अभी तक हत्या हो रही थी। अभी तक तो आप दूसरों को सताने के लिए डीजे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब अपनी गौ माता का अस्तित्व खतरे में है। और ये पूरे यूपी की हालत है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊं कि नवरात्र के समय सारी गाय, भैंस, बकरी, दूध देने वाले जितने जानवर हैं,
उनका दूध कम हो जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी कह रहा है, उसके बाद भी आप आपातकाल महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि ये कितनी आपातकालीन परिस्थिति है, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। तो बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारे दोहरे मापदंड हैं, और जो सत्ता में लोग हैं, हमें ये लगता है उन लोगों से मेरी कोई नफरत नहीं है, उस विचारधारा पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छी तमाम बातें हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहूंगा, इस चैनल के माध्यम से भी मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, कि आरएसएस बीजेपी में बहुत अच्छाइयां हैं, उनके नेताओं में बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन पर्यावरण उनके मुद्दे में नहीं है, पर्यावरण उनके एजेंडा में ही नहीं है। ध्वनि प्रदूषण, जो 5 कालिदास मार्ग के साउंड प्रूफ कमरे में बैठे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको क्या पता कि सड़क पे दिन रात डीजे चलता है, खिड़की दरवाजा हिलता है, रसोई के बर्तन हिलते हैं सड़क किनारे घरों के, रात रात भर लोग सो नहीं पाते, गाय भैंस बकरी बिल्ली कुत्ता जो भी है उनके डीजे से, मतलब कोई भी डीजे हो किसी भी धर्म का या पटाखे से कोई खुश थोड़ा ही होता है, कोई खुश नहीं होता। लेकिन सारे नियम कानून केवल किताबों में रह गए हैं। सपना है हिंदू राष्ट्र का, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की हत्या हो रही है। अरे हम ये कहते हैं सनातन सनातन की आप बात करते हैं, काली पूजा करने वाले लोग रात भर वो जागते हैं, मौन की साधना करते हैं दीपावली की रात, और बगल में पटाखा बजता है और सत्या फाउंडेशन के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आता है। सत्या फाउंडेशन वाराणसी का नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा। 12 बजे रात तक हम 102 डिग्री बुखार में भी अपना काम करते हैं और तुरंत बंद कराते हैं पुलिस विभाग के सहयोग से। मां काली की पूजा करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो भी तो हिंदू है। पटाखे के कारण वो पूजा नहीं कर पाते लोग। चेतन जी, मैं पूजा नहीं कर पा, हमने कहा आप समझा दीजिए, आप तो क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। नहीं, हमें हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा, नहीं हमें पाकिस्तान जाने का वीजा कटने लगेगा। तो ये क्या चल रहा है इस देश में? और केवल हम सत्ता सत्ता सत्ता, एक के बाद एक खाली चुनाव जीतना ही जब मकसद हो जाए हमारे नेताओं का, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर देश का कल्याण करने की बजाय वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की याद केवल आती है चुनाव के पहले, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू, बाकी टाइम माँ गंगा का मैं पुत्र हूं, माँ गंगा की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, हाईकोर्ट डांट रही है, लेकिन हम अविरल नहीं करेंगे साहब। उद्योगपतियों को बेल आउट करने के लिए, कर्ज के चंगुल से मुक्त करने के लिए हम 12 लाख करोड़ रुपया स्वाहा कर देंगे, लेकिन गंगा जी पर कब्जा जमाए जो उद्योगपति हैं, कितना बेल आउट करने में लगेगा? 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़? आप बेल आउट करो, उद्योगपतियों के कब्जे से मुक्त कराओ, पूरी गैंगेटिक बेल्ट एकदम पूरा पानी रिचार्ज हो जाएगा, तालाबों का, कुओं का, कैंसर मुक्त हम हो जाएंगे। पटाखे पे प्रतिबंध, लोग कहते हैं कि अरे एक दिन की तो बात है, अरे एक रात के शौक के चलते अरबों रुपए की प्रॉपर्टी स्वाहा हो रही है, आईसीयू बर्न वार्ड फुल हो जा रहे हैं, दमकल फायर ब्रिगेड और हम कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। मतलब गजब का प्रहसन, गजब का नाटक इस देश में चल रहा है। और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आवाज अपनी बुलंद अगर सब लोग करेंगे, घर घर में जाके, जैसे जनसंपर्क कैडर बेस्ड हमारा सिस्टम होता था, अगर मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारे लोग अगर मिलजुल कर अगर आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर इस समस्या से मुक्ति मिल पाएगी। और एक अनुरोध और है, यूपी के जो लोग हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 15 दिनों में लाखों बच्चों तक हमने इस संदेश को ऑफलाइन विद्यालयों में एक एक दिन में सुबह 4 बजे उठ के रात तक हमने हजारों बच्चों को रोज शपथ दिलाई है कि अगर कोई गुंडागर्दी करता है, 8 बजे से 10 बजे की अगर दीपावली पर पटाखे की समय सीमा है, और 10 बजे रात के बाद अगर कोई बजाता है, फेसबुक लाइव करिए, यूट्यूब लाइव करिए, या ट्विटर या मतलब एक्स पर आप लाइव करिए, टाइम फ्रेम आ जाता है, और उस वीडियो के लिंक को आप तहरीर में अपने दीजिए, थाने पर मुकदमा होगा। आप ऑनलाइन भी अगर मुकदमा कराना चाहें, 1 लाख का जुर्माना है, 5 साल की जेल है, या 1 लाख तक जुर्माना, या 5 साल तक की जेल, या एक साथ दोनों सजा। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में मुकदमा होता है। ऑनलाइन मुकदमा घर बैठे आप दर्ज कराइए, बिल्कुल निर्भीक होकर। मैं बताऊं कि दीपावली का पहला मुकदमा 2012 में हुआ था, और वो मुकदमा हमारे पिताजी डॉक्टर आदिनाथ उपाध्याय जी की तहरीर पर सिगरा थाने में दर्ज हुआ था।
2012 का वो मुकदमा आज तो ऑनलाइन यूपी कॉप, आप ऐप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, यूपीसीओपी, यूपी कॉप, और मुकदमा दर्ज सब लोग अगर कराएं, वैसे सब लोग कराएंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन अगर कुछ लोग भी अगर कराएंगे, अखबारों में ये बात आएगी, तो समाज बदलेगा। क्योंकि कुछ लोग केवल डंडे के शौकीन होते हैं, जागृति से और मुंह से शपथ लेने से और चिंता व्यक्त करना। डॉक्टर लोकेश भिवानी जी, डॉक्टर लोकेश भिवानी जी रास्ते में हैं, हम चाहेंगे कि उनकी टिप्पणी आ जाए, फिर हम चलते हैं एकता के पास। भिवानी जी। चेतन जी ने कहा कि यूपी कॉप पे रजिस्टर करें। ये फोटो है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये मेरे दरवाजे पे ही कूड़ा जलाने की फोटो है। लगातार 4-5 दिनों से मोहल्ले की, चूंकि दीपावली में सफाई का कॉन्सेप्ट है, तो सफाई के चक्कर में लोग कूड़ा इकट्ठा करके मोहल्लों पे जलाए जा रहे हैं। बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बहुत सारे ऐप बने हुए हैं, जितने MP MLAs हैं वो उनका प्रचार आता है कि उस ऐप पे आप डाउनलोड करिए और तुरंत से एक्शन होगा। सुबह सुबह जब मैं कल परसों से उनको लगातार समझा रही थी, और आज मैंने लिया और थोड़े गुस्से में भी थी, और मैंने ऑफिस में ट्वीट करना शुरू किया, और जब टोल फ्री नंबर पे मैं कंप्लेन करने गई तो पूरे ऑफिस ने मिलकर मुझे समझाना शुरू किया कि ठीक है, अभी परिस्थितियां वो नहीं है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको एक्शन लेना है उनकी मानसिकता क्या है हमें समझनी चाहिए। क्योंकि बनारस की ही रोशनी जायसवाल का केस हमारे लिए एक लाइव एग्जाम्पल है। हम सब देख रहे हैं कि रोशनी जायसवाल किस तरीके से जो उनके सोशल मीडिया साइट्स पे रेप जैसे उनको ये धमकियां दी गई कि तुम्हारा रेप कर लिया जाएगा, और उसके बाद वो जाके पुलिस में FIR दर्ज करा रही हैं, तो FIR नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके पति और भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। पिछले 15 दिनों से वो लोग जेल में हैं, और चूंकि अभी ये मुद्दा हाइप है और बाकी पार्टीज का भी फोन आ रहा है, तो रोशनी जायसवाल अभी बची हैं, लेकिन जैसे ही ये मुद्दा ढीला होगा, शांत होगा, रोशनी जायसवाल भी अरेस्ट हो जाएंगी। तो जहाँ पे इस तरह की चीजें चल रही हैं कि कानून बने हुए हैं, व्यवस्थाएं हैं, आपको दिया गया है कि आप 1090 पे महिला अपराधों के खिलाफ आप तुरंत से कॉल कर लीजिए, आपके पास तमाम तरीके के दूसरे कानून बने हुए हैं कि आप तुरंत से पोस्ट करिए, लेकिन उनका हश्र हम देख रहे हैं। कोई भी सामान्य नागरिक जो रोशनी जायसवाल के केस को देख रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके के बाकी चीजों पे एक नागरिक होने के नाते पहल कर पाएगा, ये सोचते हुए कि हमें इसे रोकना है। पहला। दूसरा ये कि जहां आप तिवारी जी, आपने बहुत प्रमुख मुद्दा उठाया था कि पटाखा इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में ट्रांजिशन की बात चल रही है। चाहे हम देख लें कि डीजल और पेट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी बेस्ड चीज़ों पे ट्रांजिशन हो रहा है। हम लोग ब्रिक-इन के सेक्टर में भी काम करते हैं ताकि ब्रिक-इन इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, नई टेक्नोलॉजीज लाई जाए, उसमें भी ट्रांजिशन किया जाए। लेकिन दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ये ईट प्रोडक्शन में, और पहली नंबर की इंडस्ट्री है ये लोगों को फार्मिंग के बाद, किसानी के बाद के रोजगार देने में। तो हम इसको जस्ट से जोड़ रहे हैं कि जो भी इसमें तकनीकी का बदलाव हो वो न्याय संगत बदलाव हो, ताकि लाखों लोगों का रोजगार खत्म ना हो। हम कोई ऐसी तकनीकी ना लेते आए कि लोगों के हाथों से रोजगार चला जाए। तो हम दोनों को जोड़ के देख रहे हैं कि जस्ट ट्रांजिशन हो, न्याय संगत तकनीकी बदलाव हो। और हमें लगता है जब हम पटाखे इंडस्ट्री की बात करेंगे और पॉल्यूशन और स्वास्थ्य से सब जोड़ेंगे, तो जरूर ये बात होनी चाहिए कि किस तरीके से क्लीन टेक्नोलॉजी बेस्ड, क्लीन थिंग्स बेस्ड पटाखे फ्यूचर में बने। क्योंकि जिस तरीके से बायो फ्यूल्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है आज, फ्यूल के रूप में बायो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है बाकी चीज़ों के लिए, इवन कपड़ा बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, तो ज़रूर इस पे भी छोटे छोटे प्रयोग हो रहे होंगे। कुछ स्टार्टअप्स होंगे जिन्हें सरकार के द्वारा और बड़ी इंडस्ट्री के द्वारा प्रमोट किए जाने की ज़रूरत है कि जो ट्रांजिशन इसमें भी होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी का इंजॉयमेंट कम हो, पटाखे फोड़े, लेकिन ये ध्यान रख के फोड़े कि उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति और इस देश के प्रति भी। तो ये मुझे लगता है ये इस पे बात होनी चाहिए। दूसरा कि डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पे, हम लगातार अपने संस्था के माध्यम से डिस्कशन कराते हैं जिसमें अलग अलग स्वास्थ्य विभागों से लोगों को बुलाते हैं। अभी रिसेंटली जब हमने गायने से बात की थी और बहुत सारे दूसरे KGMU के डॉक्टर्स से बात की थी, तो लगातार ये चीज़ें आ रही थी कि इनफर्टिलिटी जिस तरीके से देश और दुनिया में बढ़ रही है, और हम सब देख सकते हैं कि IVF जैसे सेंटर्स जो हैं
शायद बनारस में एक भी नहीं हुआ करते थे, और आज हर 1 किलोमीटर पे चार IVF सेंटर आपको मिल जाएंगे। हर एक डॉक्टर क्लेम करेगा कि वो IVF एक्सपर्ट है और वो आपकी इनफर्टिलिटी दूर कर देगा, चाहे वो महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो चाहे पुरुषों में हो। तो ये अचानक से ये इनफर्टिलिटी कहाँ से पैदा हो गई है, और अचानक से ये दुकान, ये भी एक बाजार बन गया है कि लोग दौड़े पड़े हैं कि भाई अब शादी हो गई तो तुरंत से बच्चा नहीं हो रहा है तो इनफर्टिलिटी का इलाज कराने पहुंच गया। लेकिन कोई इसको इससे नहीं जोड़ के देख रहा है कि जो बांझपन पैदा हो रहा है पुरुषों या महिलाओं में, वो किस तरीके से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है प्रदूषण के मुद्दे से। तो आप एक तरफ पटाखा शादी में जला के खुशियां मनाइए और उसी के शादी के दूसरे ही पल उस बाय प्रोडक्ट की चिंता करिए कि क्यों नहीं आ रहा है। तो आप वही होगा कि जैसा हम समाज में देंगे वो हमारे ऊपर ही आएगा। समाज को ये समझाने की जरूरत है कि इनफर्टिलिटी सेंटर में जाने से कुछ नहीं होगा। शायद हम पटाखा फोड़ना बंद कर दें और दूसरों को ये ज्ञान देना शुरू कर दें कि क्या खतरे हैं, तो शायद ये चेतना हम लोगों के मन में आने लगे। तो वो खतरा दिखाने की जरूरत जरूर है कि ये खतरे हैं हमारे समाज में जो हमारे ऊपर आ सकते हैं। हाँ, खतरा दिखाने के लिए तो आज की तारीख में केवल एक ही खतरा है कि हिंदू धर्म खतरे में है और बाकी सारा खतरे का कोई मतलब नहीं बनता है। धंधा करना है, सबको अपने अपने धंधे करने हैं, और ये इंजॉयमेंट के लिए जो पटाखे जलते हैं या इंजॉयमेंट के लिए हम ये पानी प्रदूषित कर रहे हैं, वायु प्रदूषित कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इंजॉयमेंट के चक्कर में ही हम लोग जो है ये सारी वो चीजों को हम झेल रहे हैं, और सब के सब पूरा का पूरा हमारा समाज अवसादग्रस्त हो गया है। अवसादग्रस्तता की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इनफर्टिलिटी का भी संकट वही संकट है। ऐसी हालत में ये जाहिर सी बात है कि ये काम हमारी सरकार का है, कल्याणकारी सरकार का है, कल्याणकारी राज्य का ही ये काम होता है। लेकिन अब आज की तारीख में तो सरकार भी कहती है कि सरकार लोक कल्याण के लिए नहीं है। सरकार का काम है लाभ कमाना, लाभ इकट्ठा करना और व्यापार करना सरकार का काम है। अब वो सरकार अपने लिए करती है, अपने किसी मित्र के लिए करती है, क्या करती है, कैसे करती है, अब वो सारी चीजें सामने। लेकिन यह तो सच है कि केवल कानून बनाने से नहीं होगा, केवल फैसला ये दे देने से नहीं होगा, लेकिन न्यायपालिका इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती है। आप बुला करके आप किसी को लाइन हाजिर कर दीजिएगा, अवमानना की आप उसको नोटिस दे दीजिएगा, अवमानना में भी आप उसको सजा कर दीजिएगा, लेकिन उस अवमानना की सजा भी उसको कौन देगा, उसका क्रियान्वयन कौन करेगा। तो अपना जज महोदय क्या करेंगे, अपने तरीके से अपना नौकरी पा रहे हैं, अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, और आगे के लिए वो भी